जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 में वेलकम है दोबारा वंस अगेन। पार्ट 2 में प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड, यहाँ तक हमने प्रीवियस पढ़ा था, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा। तो प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड पीसीबी, यहाँ हम यहाँ तक हमने पढ़ा है। पीसीबी क्या होता है? इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड टास्क कंट्रोल ब्लॉक। टास्क कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है? उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है हर प्रोसेस की। प्रोसेस स्टेट जो है रनिंग होती है, वेटिंग होती है, न्यू होती है, टर्मिनेटेड होती है, एक्सेट्रा हमने पहले पढ़ा होगा। प्रोग्राम काउंटर, लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, ये प्रोग्राम काउंटर होता है। वो क्या करता है कि अपना एक इंस्ट्रक्शन को दूसरी इंस्ट्रक्शन तक, जो भी इंस्ट्रक्शन जो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होनी होती है उसकी लोकेशन बताता है। सीपीयू रजिस्टर्स जो होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस सेंट्रिक रजिस्टर्स है ये, और इसके अंदर कंटेंट्स होते हैं प्रोसेसेस के। सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग की पॉइंटर्स। ठीक है ना? तो ये जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इसमें मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेसेस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसके अंदर सीपीयू यूज़ होता है, क्लॉक टाइम, elapsed since स्टार्ट और टाइम लिमिट्स। अच्छा, आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन और आईओ डिवाइसेस एलोकेटेड टू द प्रोसेस, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। तो प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड जो होता है उसके अंदर एक प्रोसेस की स्टेट होती है, प्रोसेस नंबर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है जिसके अंदर लोकेशन होती है अगली इंस्ट्रक्शन की। ठीक है ना? कि इसके बाद कौन सा अगला आने वाला प्रोसेस है। उसके बाद रजिस्टर्स होते हैं। वो रजिस्टर जो है वो अपना क्या करते हैं, उसके अंदर क्या स्टोर होता है, कंटेंट्स ऑफ ऑल प्रोसेस सेंट्रिक रजिस्टर। मेमोरी लिमिट्स होती हैं, इसके अंदर मेमोरी स्टोर होती हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। यहाँ क्या होता है कि यहाँ अपना इंफॉर्मेशन होती है आईओ डिवाइसेस की, कि कौन सी डिवाइस किस प्रोसेस को एलोकेट की गई है। तो ये जो है ना, असल में ये सारा एक्चुअली एक बोर्ड होता है। ये एक बोर्ड है और इस बोर्ड के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो ये असल में बता रहा है। तो आई थिंक सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेसेस, प्रोसेस P1 और प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2। तो P1 और P2 जो प्रोसेसेस है, इनके दरमियान एक ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होगा स्विच करने के लिए। तो प्रोसेस P1 की ये देखो एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगी, अपवर्ड टू डाउनवर्ड वहाँ एग्जीक्यूशन कर रहा है, यहाँ वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है और एक इंटरप्ट आती है और वो इंटरप्ट की जो स्टेट है वो सेव हो जाती है पीसीबी में। ठीक है। उसके बाद वो जो है अपना क्या करता है, इतनी देर के लिए फिर वो उसको आइडल छोड़ देता है यहाँ तक। यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई और यहाँ आके वो आइडल रहा। तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा ये सारा आइडल है। यहाँ से एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है, और यहाँ एग्जीक्यूशन यहाँ आके रुक जाती है और यहाँ से फिर दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। और ये जो आइडल है, इस दौरान इसने क्या क्या बगैरतियाँ लगाई हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। इसने यहाँ आके क्या किया कि अपनी स्टेट बता दी पीसीबी को कि भाई मैं इस स्टेट में हूँ इस वक्त। और पीसीबी ने क्या किया है कि उस स्टेट को दोबारा रीलोड किया है। ठीक है, पीसीबी 1 से। पीसीबी 0 किसका है? पीसीबी 0 जो है वो इस प्रोसेस का है और पीसीबी 1 जो है वो इसका है। तो पीसीबी 1 से वो रीलोड हुआ है, तो जो प्रोसेस P1 रीलोड हुआ, प्रोसेस P0 नहीं। तो प्रोसेस P1 जो है वो यहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है, इतनी टाइम के लिए वो आइडल ही रहा। ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई और यहाँ एक इंटरप्ट आ गया। इंटरप्ट आया तो वो वापस चला गया पीसीबी 1 में, उसने अपना को कहा कि भाई इस वक्त मैं इधर तक पहुँचा हूँ। उसने इसको बता दिया कि भाई मैं पीसीबी 1 को कि मैं इधर पहुँच गया हूँ यहाँ तक। ठीक है ना? तो वो यहाँ सेव हो गया और फिर वो रीलोड स्टेट फ्रॉम पीसीबी 0। तो पीसीबी 0 से उसने पूछा कि भाई पहले वो कहाँ तक था, तो वो P0 जो है वो बताएगा कि भाई मैं यहाँ तक था। तो यहाँ से उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। थ्रेड्स, थ्रेड्स को अभी स्टडी करते हैं, मुझे तो एक मिनट दें। ओके, so far process has a single thread of execution. Uh, Consider having multiple program counters per process. Multiple locations can execute at once. Multiple threads of control. So must have then storage for thread details. Multiple program counters in PCB. So थ्रेड्स जो है ना, वो कहता है कि सो फार अब तक जो प्रोसेस है उसके अंदर सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन हुई है। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर एक अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स, वो कह रहा है कि काउंटर हो जाए तो मल्टीपल थ्रेड्स आ जाएगी ना, तो मल्टीपल थ्रेड्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये वो कह रहा है कि अगर मल्टीपल प्रोग्राम्स आएंगे तो मल्टीपल थ्रेड्स आ जाएगी, तो उसके लिए स्टोरेज होनी चाहिए थ्रेड डिटेल्स को स्टोर करने के लिए, मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स इन पीसीबी। अच्छा जी, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमाइज सीपीयू यूज, क्विकली स्विच प्रोसेस इनटू सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग। अच्छा, प्रोसेस शेड्यूलिंग हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि यार जब इतने ज़्यादा प्रोसेसेस आ जाते हैं ना एक साथ, तो बारी बारी जब हम उनको फिर करते हैं ना प्रोसेस को एग्जीक्यूट, तो टाइम टेकिंग होता है। सपोज एक प्रोसेस बहुत लंबा है और उसके अगला जो प्रोसेस आया है बहुत छोटा सा है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का है, तो बेहतर नहीं कि पहले वो 1 सेकंड वाले को हम फ़र्क कर दें फिर वो लंबे वाले को हम करते रहें बाद में। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग एक्चुअली इसका काम ही यही होता है कि प्रोसेस को प्रायोरिटी देता है कि ये प्रोसेस को अब करो, इसको अब करो, इसको अब करो। तो बेस्ट मतलब सूटेबल जो होता है वो प्रोसेस शेड्यूलिंग के ज़रिए फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। Process scheduler selects among available processes for the next execution on the CPU, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है। Maintains scheduling queues of processes, जिसके अंदर जॉब क्यू है, एक रेडी क्यू होती है और एक डिवाइस क्यू होती है। जॉब क्यू क्या होती है? सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर कितने प्रोसेसेस है वो सारे बताता है जॉब क्यू। रेडी क्यू क्या करती है? सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट। ठीक है ना, जो मेमोरी के अंदर प्रोसेस लोड हो जाते हैं वो रेडी क्यू में होते हैं। डिवाइस क्यूज क्या होती है? उसके अंदर वो प्रोसेस होते हैं कि जो आईओ के लिए वेट कर रहे होते हैं। प्रोसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यूज। आगे चलते हैं, रेडी क्यू एंड वेरियस आईओ डिवाइस क्यूज। यहाँ आप देखें 1 2 3 4 5। अच्छा, रेडी क्यू है, हेड और उसका टेल है। पीसीबी 7, ये बोर्ड है 7, इसके अंदर कितने बोर्ड है? 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 5 कंपोनेंट्स है। अच्छा, एक रेडी क्विक कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक टेप का है, मैग्नेटिक टेप 1, डिस्क 0, टर्मिनल 0 एंड अप टू जितने भी कंपोनेंट्स में हो सकते हैं। हेड जो है वो पीसीबी 7 के साथ कम्युनिकेट करेगा और पीसीबी 7 जो है वो पीसीबी 2 के साथ कम्युनिकेट करेगा। टेल जो है वो पीसीबी 2 के मेमोरी के साथ रजिस्टर करेगी। तो टेल का काम क्या होता है? यहाँ टेल जो है वो उसके अपना इनपुट आउटपुट की जो फाइल्स है और या मेमोरी वगैरह है उनको एक्सेस कर रही होती है। ठीक है, लेकिन जो टर्मिनल यूनिट है, टर्मिनल यूनिट जो है वो उसका टेल भी ये वाला हिस्सा एक्सेस करेगा पीसीबी का। इसका अगर आपको नाम याद हो इसका, ये देखें, रजिस्टर्स और प्रोसेस स्टेट। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। अच्छा, क्वीन डायग्राम रिप्रेजेंट क्वीज रिसोर्स फ्लोज। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह रिसोर्स एलोकेट किए जाते हैं। ये एक क्वी आई है जो रेडी क्वी में स्टोर हो गई है। ठीक है, रेडी क्वी से वो क्या हुआ, एक यहाँ इनपुट आउटपुट। ठीक है,
इंटरप्ट इनपुट आउटपुट हुई उस, ठीक है। और इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट गई इनपुट आउटपुट क्यू के अंदर, और यहाँ से जो सीपीयू से यहाँ रेडी क्यू से क्यू आई सीपीयू में, सीपीयू ने उसको यहाँ भेजा। यहाँ से वो टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड, अगर टाइम एक्सपायर हो जाता है इसका तो वो वापस रेडी क्यू में चले जाती है यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर वो फोर्क करते हैं तो चाइल्ड एग्जीक्यूट होता है, चाइल्ड एग्जीक्यूट होता है तो वापस फिर रेडी क्यू में चली जाती है। वेट फॉर एन इंटरप्ट, और इंटरप्ट अकर्स तो उसके बाद फिर रेडी क्यू में अगली क्यू आ जाती है और सीपीयू उसको फिर यहाँ से बाहर निकाल देता है। शेड्यूलर्स, अच्छा, शेड्यूलर्स यहाँ से ज़रा ना थोड़ा सा आपने गौर करना है, खोल लें अपनी आंखें। शेड्यूलर्स, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम कहते हैं सीपीयू शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम कहते हैं जॉब शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म का काम है सिलेक्ट्स विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स सीपीयू। तो शॉर्ट टर्म क्या करता है कि वो रेडी क्यू में प्रोसेस को डालता है, ठीक है। सॉरी, रेडी क्यू में नहीं डालता, वो सिलेक्ट करता है शॉर्ट टर्म कि कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा। समटाइम्स द ओनली शेड्यूलर इन अ सिस्टम, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज इन्वोक्ड फ्रीक्वेंटली, मिली सेकेंड्स मस्ट बी फास्ट। तो उसको फास्ट और से क्योंकि इसको मिली सेकेंड्स में इन्वोक किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म का काम क्या है, सिंपली कि इस प्रोसेस को बताना कि यार इसके बाद तूने आना है, इसके बाद तूने आना है, इसके बाद तूने आना है। लॉन्ग टर्म का काम क्या होता है कि सिलेक्ट्स विच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। तो वो जो प्रोसेस जो शॉर्ट टर्म ने सिलेक्ट किए हैं, अब लॉन्ग टर्म क्या करेगा कि उसमें से प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा, यार तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा आगे रेडी क्यू के अंदर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज इन्वोक्ड इनफ्रीक्वेंटली, सेकेंड्स मिनट्स में भी स्लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो इनफ्रीक्वेंटली क्यों इन्वोक होता है, उसकी वजह ये है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था उसको टाइम लगता है ना, तो उस टाइम के लिए वो इन्वोक नहीं होता। तो इसमें ज़रा थोड़ा गैप होता है हमारे पास टाइम का। द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। Processes can be described as either IO bound processes, CPU bound processes. IO bound process कौन सा है, जो कि spend more time doing IO than computation, many short CPUs. CPU bound processes होते हैं जो spend more time doing computations, very few long CPUs, ठीक है। जो जो CPU computations करते हैं वो CPU bound process होते हैं, जो IO computations करते हैं वो IO bound process होते हैं। सिंपल इज दैट। उसके बाद लॉन्ग टर्म शेड्यूलर स्ट्राइव्स फॉर गुड प्रोसेस मिक्स, एडिशन फॉर मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। अच्छा, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है, मुझे एक मिनट दें। अच्छा, मीडियम टर्म शेड्यूलर कैन बी एडेड इफ डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग नीड्स टू बी डिक्रीज। अच्छा, मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है कि वो ना प्रोसेस जो मेन मेमोरी में होते हैं ना उनको रिमूव कर देता है। इससे क्या होता है, हमारी जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग होती है ना वो रिड्यूस हो जाती है। रिमूव प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी, स्टोर ऑन डिस्क, ब्रिंग बैक इन फ्रॉम डिस्क टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। स्वैपिंग का काम है यानी कि इसका। सो यहाँ अगर आप देखें रेडी क्यू है, ठीक है, रेडी क्यू से सीपीयू में गया, सीपीयू से वो इनपुट आउटपुट वेट होता है और वो इनपुट आउटपुट क्यू में चले जाता है। अच्छा, स्वैप आउट, पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस, फिर वो दोबारा स्वैप इन करता है, फिर स्वैप आउट करता है, फिर स्वैप इन करता है, फिर इनपुट आउटपुट के पास ले जाता है, एंड सो ऑन इट वर्क्स। कंट्रोल context switch, when CPU switches to another process, the system must save the state of the old process
and load the saved states for the new process via a context switch. Context of a process presented in the PCB. ये हमने पहले डायग्राम में देखी है, उसमें हमने देखा था कि उस PCB को अपनी स्टेट जो है वो सेव करवाता है कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है ना। फिर वो जब वो उसने दोबारा कॉल होना होता है तो वो अपनी स्टेट रीलोड करता है पीसीबी से। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ प्रोसेस represented in the PCB. Context switch time is overhead. The system does no useful work while switching. The more complex the OS and the PCB, the longer the context switch. तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा पीसीबी और ओएस तो टाइम ज़्यादा लेगा स्विच करने के लिए। टाइम डिपेंडेंट होता है क्योंकि हार्डवेयर की सपोर्ट चाहिए होती है। हार्डवेयर जितना अच्छा होगा तो उतना टाइम भी रिड्यूस होगा। सम हार्डवेयर प्रोवाइड्स मल्टीपल सेट्स ऑफ रजिस्टर्स पर सीपीयू, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स लोडेड एट वंस। अच्छा, प्रोसेसेस पे हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? हम प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, टर्मिनेट करते हैं और आगे डिटेल्स पढ़ेंगे इसकी। प्रोसेस क्रिएशन में क्या होता है कि हम प्रोसेस को किस तरह क्रिएट करते हैं। पेरेंट प्रोसेस क्रिएट चिल्ड्रन प्रोसेसेस while in turn create other processes forming a tree of process। तो एक पेरेंट प्रोसेस से हम उसके चिल्ड्रन बना देते हैं, ठीक है। जैसे अब एक प्रोसेस है, इसको हम फोर्क करते हैं। अगर आप फोर्क आगे जाके पढ़ेंगे, फोर्क से क्या होता है कि मजीद पेरेंट के पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस बन जाते हैं। तो इसको जब हम फोर्क करेंगे इसका प्रोसेस फर्दर बन जाएगी, इसको फोर्क करेंगे तो इसके बन जाएंगे। तो इस तरह एक ट्री बन जाता है। तो इस तरह हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट कह दिया थोड़ी प्रोसेस को। Generally, every process is identified and managed via a process identifier (PID). रिसोर्स शेयरिंग ऑप्शंस होती हैं। पेरेंट एंड चिल्ड्रन शेयर ऑल रिसोर्सेज। उसके अलावा चिल्ड्रन कैन शेयर अ सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्सेज। पेरेंट एंड चाइल्ड शेयर नो रिसोर्सेज। ये तीन ऑप्शन होते हैं कि यहाँ पेरेंट और चाइल्ड में हम कहें कि इनमें कोई रिसोर्स शेयर नहीं होने चाहिए, या हम ये वाली ऑप्शन कोई भी ले सकते हैं इनमें से। असल में हमें अनेबल करनी होती है कि पेरेंट और चिल्ड्रन रिसोर्स ले लें। पेरेंट चिल्ड्रन कैन शेयर अ सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्स। इस तरह की ऑप्शन होती हैं। कुछ एग्जीक्यूशन की भी ऑप्शन होती है कि पेरेंट और चिल्ड्रन को हम एग्जीक्यूट कर दें कॉन्करेंटली, एक साथ ही। और लेकिन अगर हम इसमें ये भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि पेरेंट जो है वो वेट करे जब तक चिल्ड्रन टर्मिनेट ना हो। एग्जाम्पल, अ ट्री ऑफ प्रोसेसेस इन लिनक्स। अच्छा, यहाँ देखें एक इनट के नाम से एक प्रोसेस है और उसका प्रोसेस आईडी उसने 1 दिया हुआ है। और यहाँ एक प्रोसेस लॉगिन का है, एक के थ्रेड का प्रोसेस है और एक SSHD का प्रोसेस है। ये आगे फर्दर इनके प्रोसेसेस हैं, इस तरह इसके फर्दर चिल्ड्रन हैं, इसके फर्दर चिल्ड्रंस है। और ये जो है ग्रैंड इनका अब्बा प्रोसेस, ठीक है। ये ट्री होती है। अच्छा जी, प्रोसेस क्रिएशन। प्रोसेस क्रिएशन एड्रेस स्पेस चाइल्ड डुप्लीकेट ऑफ पेरेंट। चाइल्ड हैज़ अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट। यूनिक्स में देखें फॉर्क इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सिस्टम कॉल क्रिएट्स न्यू प्रोसेस। ये फॉर्क से क्या होता है कि हम एक नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं। ईच फॉर्क ओएस कॉपी क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ प्रोसेस फॉर ईच नोड, ठीक है ना। हर नोड की कॉपी बन जाती है फॉर्क को यूज़ करते। इसी तरह EXEC है, ये भी क्या है, सिस्टम कॉल है। और ये फॉर्क के बाद इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू रिप्लेस द प्रोसेस मेमोरी स्पेस विद अ न्यू प्रोग्राम। ये देखें इसकी यहाँ एक फॉर्क की कमांड यूज़ की हमने, ठीक है। और वो वेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ फॉर्क ने क्या किया, एक चाइल्ड को एग्जीक्यूट किया और उसको एग्जिट करके वेट करवाया और वो आगे फिर उसका रिज्यूम हो गया। तो ये जो है ना, असल में यहाँ एक प्रोसेस क्रिएट हुआ है। प्रोसेस क्रिएशन के बारे में बता रहा है कि एक प्रोसेस किस तरह क्रिएट होता है। सी प्रोग्राम फॉर्किंग सेपरेशन प्रोसेस, यहाँ से ज़रा गौर करिएगा, थोड़ा समझने वाली चीज़ है। ओके, दीज आर लाइब्रेरीज है ये सी की कुछ। ये हमारा प्रोग्राम मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
सो प्रोसेस आईडी PID अंडरस्कोर टी, प्रोसेस आईडी यहाँ हम एक डिक्लेयर करते हैं। और फोर्क अ चाइल्ड प्रोसेस, PID को हमने फोर्क किया, एक हमने यहाँ प्रोसेस क्रिएट किया है चिल्ड्रन। वो कह रहा है कि अगर PID जो है लेस देन 0 है तो एरर कर दो, फोर्क फेल्ड, ठीक है, और रिटर्न कर दे वो 1। एल्स PID इक्वल टू 0 है तो वो बता दे कि भाई वो नल है। अगर मतलब कि फिर अगर 0 से कम भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली 0 से ग्रेटर है, तो हम कह देंगे कि चाइल्ड कंप्लीट, मतलब कि प्रोसेस बन गया है, ठीक है। तो एग्जांपल अगली, ये थोड़ी धुंधली है, इट इज़ क्वाइट ब्लरी। यहाँ बस थोड़ा अगर आपको समझा दूँ, फॉर्क का चाइल्ड प्रोसेस, यहाँ एक फॉर्क हुआ, फॉर्क अनदर चाइल्ड प्रोसेस, यहाँ एक और फॉर्क हुआ, एंड अनदर फॉर्क, तो यहाँ 3 जो है वो प्रोसेसेस क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ से ट्री दिखाता हूँ। ये T1 है, T1 को हमने फोर्क किया तो T2 बन गया, T2 को फिर हमने फोर्क किया तो T4 बन गया, T4 को हमने फोर्क किया तो यहाँ से T8 बना, ठीक है। अच्छा, जब हमने T1 को दोबारा फोर्क किया तो T3 बन गया, T1 को जब हमने तीसरी दफ़ा फोर्क किया तो T5 बन गया, ठीक है। सो ये इसका ट्री होता है। इसको अगर मैं किस तरह इसको दिखाऊं आपको सीधा करके, ये देखें, ये 1 2 3, तीसरे फोर्क पे इसका भी चाइल्ड बन जाएगा, इसका भी चाइल्ड बन जाएगा, और इसका भी चाइल्ड बन जाएगा, ये T6। देखें, जब हमने फोर्क, दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, फोर्क पहला फोर्क किया तो T1 का चाइल्ड बना T2, ठीक है। अब जब हम दोबारा फोर्क करेंगे तो T1 का चाइल्ड बना, ठीक है, और T2 का भी चाइल्ड बना, ठीक है ना, T3 एंड T4। अब जब हम दोबारा फोर्क करेंगे तो फिर उसी तरह होगा कि हर चाइल्ड का सब चाइल्ड बन जाएगा, इसका एक और चाइल्ड बन गया, इसका भी कोड चाइल्ड बन गया, इसका भी कोड चाइल्ड बन गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। उसके बाद लास्ट, प्रोसेस टर्मिनेशन। Process executes the last statement and asks the operating system to delete it using exit system call। तो जब लास्ट स्टेटमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट कर लेता है तब हम एग्जिट की कॉल इस्तेमाल करते हैं। आउटपुट डाटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड टू पेरेंट जो डाटा आउटपुट होता है उसके लिए हम वेट इस्तेमाल करते हैं। प्रोसेस रिसोर्सेज आर डी एलोकेटेड बाय द OS। पेरेंट में टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस अबाउट, ये कॉल अगर हम करते हैं तो उसका मतलब है कि चाइल्ड प्रोसेसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो अबॉर्ट हो जाती है। Child has exceeded allocated resources. Task assigned to child is no longer required. If parent is exiting, some OS do not allow child to continue if parent terminates। तो अगर parent चला जाएगा तो child काम नहीं कर सकता। All children terminated, cascading termination कहते हैं इसको। Cascading termination क्या होती है, जिसमें all children terminate हो जाए। The termination is initiated by the OS। Parent may wait for termination of child process using PID is equal to wait एंड स्टेटस। तो अगर हम ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि पेरेंट वेट कर रहा है कि चाइल्ड का जो प्रोसेस है वो कब एग्जीक्यूशन होएगी उसकी, तो वो टर्मिनेट कर जाए। इफ़ नो पेरेंट वेटिंग डिड नॉट इन्वोक वेट, प्रोसेस इज अ ज़ॉम्बी। तो ज़ॉम्बी प्रोसेस कौन सा होता है कि जब वेट हमने इस्तेमाल नहीं किया और पेरेंट वेट नहीं कर रहा, पेरेंट अपना टर्मिनेट करके चला गया है, तो और उसने वेट भी यूज़ नहीं किया, तो इसको कहते हैं ज़ॉम्बी। इफ पेरेंट टर्मिनेटेड विदाउट इन्वोकिंग वेट, प्रोसेस इज एन ऑर्फन। तो अच्छा सॉरी, यहाँ ना मैंने थोड़ा इसको मिक्स कर दिया था गलती से। अगर पेरेंट जो है वेट कमांड दिए बगैर चला गया है तो वो प्रोसेस ऑर्फन है, वो यतीम हो गया ना।
तो अगर पेरेंट इंतज़ार कर रहा है कि यार ये एग्जीक्यूट कर जाए फिर मैं इसको लेके जाऊँ साथ, तो उसको ज़ॉम्बी कहेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।